हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल पाटीदार न्यूटन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। मैंने आप लोगों को कल परसेंटेज का बेसिक पढ़ाया था। उसमें मैंने आप लोगों को किसी भी नंबर का परसेंटेज कैसे निकाला जाता है वो सिखाया था। आज अपन परसेंटेज के कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करने वाले हैं। अब आपको मैं जहाँ जिस न्यूमेरिकल में जिस बेसिक का ज़रूरत पड़ेगा मैं वहीं पे आपको सिखाते जाऊँगा और इस तरीके से अपन एक एक न्यूमेरिकल को सोल्व करते जाएंगे। तो आपको सारे जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे परसेंटेज को लेकर। ये आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है वो सारी प्रॉब्लम भी आपकी सोल्व हो जाएगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपन न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट न्यूमेरिकल आज का आप देखेंगे। क्वेश्चन है, देखो आपकी स्क्रीन पर, 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। ये कहा गया, आपसे कहा गया 3 किलोग्राम का, ठीक है, कितना प्रतिशत 12 ग्राम है, ठीक है, कितना प्रतिशत कहा गया है। 12 ग्राम कितना प्रतिशत है ये आपसे पूछा गया है। तो 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है, इसको आपको सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं, यहाँ पर किलोग्राम कहा गया और यहाँ पर ग्राम कहा गया। यही चीज़ आपको समझना है, नहीं तो आपका न्यूमेरिकल जो है वो गलत हो जाना है। यहाँ पर 3 किलोग्राम कहा गया है तो जो टोटल होता है उसको अपन 100% मान लेते हैं, ठीक है। ये कितना परसेंट अपने को निकालना है, लेकिन अपने को ये 100% मान लेना है क्योंकि इसी का पूछा गया है। इसके साथ का लगाया गया है कि 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है। ये आपका 100% हो गया है, लेकिन इसको अपन ग्राम में लिखें तो ग्राम में अगर लिखेंगे तो 3000 ग्राम, समझते हैं ना। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू, अगर मैं बात करूँ 1 kg इज इक्वल टू तो 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास 3 किलोग्राम था तो मैंने लिख लिया 3000 ग्राम। तो ये हो गया आपका 100% के बराबर। तो आपसे पूछा गया है कि 12 ग्राम जो है वो कितने के इक्वल होगा। तो जब इधर सेम डिजिट होता है, मतलब डिजिट क्या मतलब सेम चीज़ है, इधर भी ग्राम है यहाँ पर भी ग्राम में बात की गई है, तो इसको आसान मतलब सोल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, ये 100 है, इसके अपोन में जाएगा 300 और आपको मल्टीप्लाई कर देना है 12 का। जो पूछा गया है उसका आपको मल्टीप्लाई कर देना, इसके अपोन में ये चला जाएगा। मतलब 3000 जो है वो 100% के बराबर है, तो 12 कितने परसेंट के बराबर है, तो जितना पूछा गया उसका अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, बस आपका सोल्व हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो 0.4 अपोन में बचा है 10, 4/10 बचा है, तो आंसर आ जाएगा 0.4%। मतलब आंसर आ गया 3 किलोग्राम का 12 ग्राम कितना परसेंट है, 0.4%। तो यहाँ आपको कुछ भी अलग से सोचने का ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको कहा है जो टोटल होता है उसको अपन 100% मान लेते हैं, तो 12 ग्राम निकालना है तो वो भी अपन ने आसानी से निकाला है। यहाँ पर याद आपको ये रखना है कि जब आपको उसको किलोग्राम में कहा गया है और पूछा ग्राम से गया है तो आपको जो दिया हुआ है उसको भी ग्राम में ही लेना है, ठीक है, तभी आपका आंसर जो है वो सही आने वाला है। चलिए नेक्स्ट सवाल, 4:5 इज इक्वल टू कितना परसेंट। 4:5 को आप क्या लिख सकते हो, 4/5। अब इज इक्वल टू आपसे कहा गया ये कितना परसेंट है, तो आपको कोई भी फ्रैक्शन में दिया हुआ है, यदि आपको उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कुछ भी नहीं करना है। मैंने आप लोगों से कहा था किसी भी चीज़ को, किसी भी अमाउंट्स को आप परसेंटेज में लिखेंगे तो आपको 100 का उसमें क्या कर देना, बस मल्टीप्लाई कर देना, ये आपका आंसर हो गया। यह आ गया आपका 80%, कुछ भी नहीं करना है इसमें। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो चेंज हुआ है। क्वेश्चंस को देखो क्या है, इसको समझना पड़ेगा। इसमें कहा गया है कि किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने तथा इसके हर को 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है। बात को ध्यान से समझेंगे। कोई भिन्न आपके पास है, उसका जो अपन बात करें तो अंश बटा हर होता है, ठीक है। अब उसने कहा है कि उसके अंश में आप 10% की वृद्धि कर रहे हैं, तो सपोज मान लो पहले वो 100% था, बाद में वो कितना हो गया 110, 10% की वृद्धि हो गई। और हर में उसने कर दिया है 12% की कमी। 12% की जैसे ही कमी करी, पहले अपन 100% मान लो स्टार्टिंग अमाउंट, तो आप 12% कम करो तो 88% आपका आ गया। तो ये कितना हो जाता है, ये आपका हो जाता है 15/64। तो आपसे पूछा गया है कि वो भिन्न क्या है। तो जब भी इस टाइप का न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है, शॉर्ट ट्रिक सीधे समझा, आपने इतना सोल्व करा, अब इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना है।
यहीं पर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये आपका परसेंटेज में दिया हुआ, ये भी परसेंटेज में वैल्यू है, ये 110% हो गया, ये 88% हो गया, तो दोनों परसेंटेज में है, तो यहाँ पर आपको 100 सीधा साथ में लिखने का ज़रूरत ही नहीं है, इसको आपको सीधा सोल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लें तो आपका हो रहा है ये 88 इंटू 15 अपॉन 110 इंटू 64। इसको सोल्व करने का आसान तरीका क्या है उसको समझे। देखिए यहाँ पर 64 दिख रहा है, यहाँ पर 88 दिख रहा है, तो आप क्या करें, या तो इसको क्या लिख ले 8 इंटू 11, या फिर आप सीधा 8 से इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, आपको जैसे भी इजी लगे। मैंने इसको ऐसा इसलिए करा कि 8 से मैं इसको 8 बार डिवाइड कर दूंगा, 11 से मैं इसको कर दूंगा तो 10 हो जाएगा, यहाँ पर 10 और 8 मिल गया मुझे। मैं इसको 5 से भी डिवाइड कर लूँगा तो ये हो गया, मेरा आंसर आ गया 3/16। इतना सारा कैलकुलेशन कितने आसानी से हो गया, बस आपको डिजिट को पकड़ना होता है कि कहाँ से अपन किसको पहले सोल्व करेंगे तो आपका जो है कैलकुलेशन इजी हो जाता है। तो इजी बनाना आपके हाथ में है, आप उसको इजी बनाए, नहीं तो आप 88 15 इनका मल्टीप्लाई करने में रह जाएंगे और आपका टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा। तो यही आपको देखना है। 88 को मैंने क्या करा, 8 इंटू 11 में लिखा, 8 इसलिए लिखा क्योंकि मुझे यहाँ नीचे 64 दिख गया था, ये 8 बार डिवाइड हो गया, और 11 से ये 110 था, ये भी कट गया 10 बार में, फिर मैंने इसको 5 से डिवाइड कर लिया 3 और 2 बार, तो यहाँ पर आपका मेरा ऊपर 3 बचा और नीचे 8 और 2 तो 16, 3/16। ये आपका भिन्न है, कितने आसानी से सोल्व हो गया। तो कैलकुलेशन को आसान बनाते हुए भी आपको सीखना है, तो आपको प्रैक्टिस करने से ही होगा। बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। सवाल देखो आपकी स्क्रीन पे, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचाता है। यदि उसका मासिक खर्च 19,360 हो तो उसकी मासिक आय कितनी है। 12% वो बचाता है। खर्च के बारे में कहा गया है कि उसका खर्च जो है, मासिक खर्च उसका कितना है, 19,360। अब आपको क्या करना है, 12% बचाता है मतलब वो 88% क्या कर देता है, खर्च कर देता है। रुपए में आपको बताया गया है कि रुपए में वो कितना बचाता है, 19,360 रुपये वो बचाता है। मतलब सीधी बात है कि ये 88% 19,360 के बराबर हो गया। उसने यही तो कहा है कि वो उसकी मासिक खर्च उसकी कितनी है, 19,360 रुपये हो, और मासिक आय का 12% वो बचाता है। जितना वो कमाता है उसका 12% बचाता है, मतलब वो 88% खर्च कर देता है, और रुपए में उसने बताया कि 19,360 रुपये वो खर्च करता है। तो सीधी सी बात है कि 88% जो है वो 19,360 के बराबर हो गया। बस इतना सा अगर आपको करना आता है तो जो भी पूछा जाएगा उसका आंसर आप सीधे से निकाल सकते हो। देखिए क्या पूछा गया, तो उसकी मासिक आय कितनी है, मासिक आय को आप 100% मान लें, टोटल जो होता है वो 100 ही तो होता है, 12% खर्च कर दिया, 80% जो है बचा हुआ, तो टोटल कितना हो गया 100%। अब इसको सोल्व कर ले, ये इसके बराबर है तो ये किसके बराबर है, तो इसको कैसे करते हैं, 19360 के अपॉन में चला जाएगा 88, पूछा क्या गया 100%, तो 100% यहाँ आप मल्टीप्लाई कर दें। 82 से अगर आप इसको सीधा डिवाइड करेंगे तो ये 22 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो आपका बचेगा, है ना। आप थोड़ा सा जब इसको काटे तब देख लें, देखो 8 के पहाड़ी को 2 बार पढ़ते तो 16 आता है, और यहाँ पर आपको 6 दिख रहा है, मतलब यहाँ पर पीछे जो है 88 में अपन किसी 2 का मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो आपका कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, मतलब ऐसा ही कोई डिजिट अपने को चाहिए। तो आप 2 से ट्राई करेंगे तो बहुत कम होगा, क्योंकि ये यहाँ पर अगर बात करें तो 1936 है, तो 88 का डबल तो 1936 होने वाला नहीं है। तो आप सीधा 12 पे जाएँ, 22 पे जाएँ, फिर 32 पे जाएँ, इस तरीके से एक बार ट्राई कर लें, ठीक है। तो आपको कैलकुलेशन फास्ट करना भी आना चाहिए। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल देखें आप आपकी स्क्रीन पे। इसमें कहा गया है कि एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य जो है वो हो जाता है 4600। तो इसका अंकित मूल्य क्या है। अंकित मूल्य पर क्या कहा गया कि 8% की कटौती करना है। सपोज जब भी इस टाइप का सवाल आता है तो आपको अंकित मूल्य जो है, मतलब उस पर जो मूल्य लिखा हुआ है, अंकित मूल्य का मतलब ये है कि उस पर कितना मूल्य लिखा हुआ है, उसको आप मान लो कि वो अभी आपका कितना है, 100% है। अब क्वेश्चन के अनुसार वो कहता है कि उसमें 8% की कटौती यानी कमी की जाती है, तो 100 - 8 = आपका बचता है 92%। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। तो 8% की कटौती करने के बाद ये कितना बचा, 92%, और उसने अमाउंट में बताया है कि वो कितना रह जाता है, 4600 रह जाता है। तो अंकित मूल्य कितना है, तो 92% जब आपका 4600 के इक्वल है तो आपका 100% की क्या किसके इक्वल हो जाएगा। तो इसको सोल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया, क्या करना है, 4600 अपॉन 92 इंटू 1000, तो 9 5 = 45, मतलब ये आपका 5 बार में डिवाइड हो रहा है, तो कितना बचा, 5000। ये हो गया आपका सवाल।
तो बहुत आसान है। क्या किया अपन ने, अंकित मूल्य को 100% मान लिया, फिर उसमें उसने कहा कि 8% की कटौती होती है तो 8% कम कर दिया, कितना है 92%, और अमाउंट में उसने कहा है कि 8% की कटौती होने के बाद वो कितना बचता है 4600 बचता है। मतलब सीधी बात है कि 92% जो है वो 4600 के इक्वल हो गया। तो 100% किसके इक्वल होगा, अपन ने सोल्व कर लिया, तो इसके अपॉन में ये जाएगा और जो पूछा गया वो मल्टीप्लाई में जाएगा। सोल्व करा 5000, आंसर आ गया सीधे, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है अलग से आपको इसमें। ए की आय बी की आय से, ए के बारे में कहा गया है कि बी की आय से 25% अधिक है, मतलब ए जो है वो बी का 125% हो गया। 25% अधिक है तो ए को मैं 100 मान लूँ तो बी कितना हो जाएगा 125%। ठीक है, तो ए की आय जो है वो बी की आय से जो है 25% अधिक है, तो ए बी का 125% हो गया। बस इसको सोल्व करना, 125% है तो इसको अपन में मैं 100 लिख देता हूँ। अब पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, 25 से इसको डिवाइड कर लेते हैं तो आ गया 5/4, मतलब a इज इक्वल टू बी इंटू 5/4, और b को मैं इधर लाता हूँ तो a अपॉन बी इज इक्वल टू 5/4, मतलब a का वैल्यू आ गया 5 और b का वैल्यू आ गया 4। अब आगे क्या क्वेश्चन पूछा गया है उसको देखें, तो आगे क्वेश्चन कहा है उसने कि तो b की आय a की आय से कितना कम है, b की आय a से कितना कम है। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो कितना कम है, 1 का डिफरेंस आ रहा है, इसका 5 है इसका 4 है, तो b की आय जो वो 1 कम है, तो किससे कम है 1 कम है। अब पूछा कहेगा a से कितना कम है, तो a टोटल कितना है 5, तो परसेंट जो निकलेगा वो टोटल पे निकलेगा तो 5 पे निकलेगा, और परसेंट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा 100 का मल्टीप्लाई कर दूँगा। फिर से मैंने क्या कहा है, क्या करा है उसको देखेंगे। उसने पूछा है कि b की आय a से कितना कम है, तो कितना कम है 1 कम है। अब कितना परसेंट कम है ये पूछा है, कितना कम ये नहीं पूछा, कितना प्रतिशत कम है वो पूछा, तो इसको परसेंट में बदलना पड़ेगा, मतलब 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 100 का मल्टीप्लाई तो मैंने किया, लेकिन परसेंट किस पे निकलेगा, तो उसने पूछा है कि a से कितना कम है, तो a का अमाउंट कितना है 5, तो 5 पे परसेंट निकलेगा, तो 5 पे 1 कितना परसेंट है, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया 20%। ये तो पूरा एक लॉन्ग मेथड हुआ जिससे आपको ये समझ में आता है कि वाकई में ये आंसर आया कैसे, सवाल को कैसे सोल्व किया जाता है, सवाल का मतलब क्या है, वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। लेकिन इसको ट्रिक से कैसे सोल्व किया जाता है वो भी आप देखेंगे। जब भी आपसे इसे कहा जाता है कि वो उससे इतना % अधिक है, ठीक है, और आपसे प्रतिशत कमी पूछी गई है, क्या पूछा गया है लास्ट में आपसे पूछा गया है प्रतिशत कमी, कि कितना % वो उससे कम है। जब भी आपको ऐसा निकालना है और आपसे कहा गया है कि पहले उस 20-25% अधिक है ऐसा कहा जाता है, तो आप क्या करेंगे जितना % अधिक है उसको ऊपर लिखेंगे, कितना % अधिक है 25%, तो 25 ऊपर आएगा, और नीचे 100 + 25 कितना हो जाएगा 125, और मल्टीप्लाई में आपका आ जाएगा 100। बस आपको इतना ही करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर दें तो आगे आपका 20% की क्या होने वाली है, कमी होने वाली है। पूरा अगर आपको फॉर्मूला नोट करना है तो जब भी आपको प्रतिशत कमी निकालना है तो प्रतिशत कमी इज इक्वल टू ऊपर आता है आपका कितना दर, कितना % आपका कमी किया गया है, या फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ वृद्धि दर, वृद्धि दर, और अपॉन में 100 प्लस वृद्धि दर, बस इंटू 100, यही आपको करना है। ये आपका फॉर्मूला है इसको सोल्व करने का। तो वृद्धि दर कितना था, वो बोला 25% की वृद्धि है, मतलब 25% अधिक है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 25%। 100 तो आपका आ ही गया, फिर कितना % ज़्यादा था 25, ठीक है, और परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई तो अपन करते ही हैं, बस आप इसको सोल्व करेंगे आपका आंसर आ गया 20%। तो दोनों तरीके से आपको ये सोल्व करना आना चाहिए। देखो इसका अपोजिट सवाल भी देखते हैं, एक और सवाल देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ नहीं क्लियर हुआ है तो अगले सवाल में पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो अगला सवाल क्या है, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, ठीक है, अगर अपन इसको सोल्व करें, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से, ए के बारे में कहा गया है कि इसकी बी की ऊंचाई से 20% कम है, मतलब कितना बचा 80%, मतलब ए जो है बी का कितना हो गया 80% हो गया। ठीक है, तो मैं % हटा के यहाँ पर 100 लिख दूँ, इसको डिवाइड करूँगा तो कितना हो जाएगा ये 4/5, तो a अपॉन b इज इक्वल टू 4/5, a का वैल्यू आ गया 4, b का वैल्यू आ गया 5। तो वो कह रहा है कि b जो है वो ऐसे कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, डिफरेंस कितना है 1 अधिक है, किससे a से कितना अधिक है, तो अपॉन में अब कौन आएगा a, और परसेंटेज निकालने के लिए 100, तो आ गया 25, तो आंसर आ गया आपका 25%।
शॉर्ट में इसको नोट करना है तो कैसे नोट करेंगे, r अपॉन 100 माइनस r इंटू 100। जब वृद्धि हो रही होती है और कमी के बारे में पूछा जाता है तो यहाँ प्लस कर दें, जब वो कमी करने का कह रहा है तो आप माइनस कर दो, तो वृद्धि परसेंटेज आ जाएगा। और आपको अगर पूरे तरीके से सोल्व करना है तो आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए, दोनों तरीके से आपको इस सवाल को सोल्व करना आना चाहिए। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, अब सवाल थोड़ा सा चेंज है, इसका सॉल्यूशन देखें। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, मतलब पहले जो चीनी थी वो 100 रुपये से, सपोज मान लो कि 1 kg आ रहा है, ठीक है, अब उसमें 20% की वृद्धि कर दी है तो अब हो गया 120 में, अब कितना आने वाली, 1 kg आने वाली है। तो गृहिणी जो है अपनी खपत में कितना प्रतिशत की कमी करे, जो गृहिणी है वो अपनी खपत में कितना प्रतिशत की कमी करे कि जो उसका खर्च है उसमें कोई अंतर नहीं आए। मतलब पहले जब वो 100 रुपये का 1 kg जो है शुगर ले, सवाल को समझ लें तो उसको सोल्व करना आसान हो जाता है। पहले वो 100 रुपीज़ का 1 kg शुगर लेके आती है, अब 20% की वृद्धि हो गई यानी 120 का शुगर हो गया है, अब 1 किलो आ रहा है, तो अब वो पूरा 1 किलो नहीं खरीदेगी, वो क्या करेगी, अभी भी उसको क्या करना है, यही कहा गया है कि अभी भी वो 100 रुपीज़ का ही खरीदे, मतलब उसकी खरीदी कितना कम करना पड़ेगा, 1 किलो से उसको कितना % कम खरीदना पड़ेगा। तो ऐसा करने के लिए सवाल जो है, अभी जस्ट मैंने कहा कि जब वही वाला सवाल है, पहले वृद्धि करी और क्या पूछा गया है, कमी, वृद्धि करी और कमी पूछा गया, मतलब आपको कमी वाला सूत्र लगा लेना। सूत्र क्या होता है, कितने % की वृद्धि करी वो ऊपर आता है, फिर अपोन में अपन क्या करते हैं 100 प्लस 20 और परसेंट में पूछा गया तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, बस ये हो गया। तो 20 अपॉन 120 इंटू 100, डायरेक्ट आपको ये लिखना आना चाहिए, यही इसने लिखा है, ठीक है। अब इससे 6 से इसको डिवाइड कर लें तो कितना आएगा, 16 2/3%। तो इतना % उसको खपत में क्या करना होगा, कमी करना होगा, इतना प्रतिशत कम शक्कर उसको कम लाना पड़ेगा, पूरा 1 किलो नहीं लाएगी। अब 1 किलो में इतना प्रतिशत शक्कर वो क्या करेगी, कम लाएगी, तो वापस 100 रुपीज़ का ही उसका खर्च होगा। यही पूछा गया है सवाल में कि अब उसको 100 रुपीज़ से ज़्यादा की शुगर नहीं लानी, लेकिन पहले 100 रुपये में 1 kg आ रही थी, अब 100 रुपये में 1 kg नहीं आएगी, 1 kg से इतना % क्या आने वाली है, कम आने वाली है। यही तो कहा है कि कितना % की वो कमी करे, तो इतना % की उसको खपत में क्या करना होगा, कमी करना होगा, इतना शक्कर उसको कम यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके फिर से उसका खर्च जो कितना होगा 100 रुपीज़ ही होगा, 120 नहीं होगा। अब जिस किसी को ये सवाल नहीं समझ में आया है वो फिर से एक बार यहाँ पर पूरा देखें। आपका फॉर्मूला होता है कि जब भी आपसे % कमी, खपत में कमी पूछा है, मतलब % कमी पूछा गया है, कमी पूछा गया है वो भी % में पूछा गया है, तब आपको क्या करना होता है, आपका फॉर्मूला होता है R अपॉन 100 प्लस R इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। R वृद्धि है, कितना % वो पहले वृद्धि कर रहा है, तो कितना % वृद्धि करने का कहा, 20% वृद्धि करने का कहा, तो R का वैल्यू हो गया 20 अपॉन 100 प्लस R का वैल्यू कितना है 20 इंटू 100। बस आपको इसको सोल्व करना है, 20 अपॉन 120 इंटू 100, ये आपका आ गया ये वाला। इसी को मैंने सोल्व करा तो आंसर आया 16 सहित 2/3%। इतना कब उसको क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा। तो जब भी % कमी, % वृद्धि कहा जाता है तो आप सीधा इसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो मैंने लॉन्ग मेथड समझाया है, अब उससे भी इसको सोल्व कर सकते हैं। एक सवाल और देखें उसी टाइप का, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर, क्या कहा, चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो रही है। अब यहाँ पर कमी कहा है, पहले कमी हो रही है, तो इसकी खपत में कितने % वृद्धि करी जाए, मतलब आपसे पूछा गया है प्रतिशत वृद्धि, राइट। तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, R अपॉन 100 माइनस R, जितना कमी करने के लिए कहा गया है और % निकालने के लिए अपन 100 करेंगे। कितना कमी करा, 10% का कमी करा, तो R का वैल्यू हो गया 10, तो 100 माइनस 10 मतलब 90 इंटू 100। बस इसको सोल्व कर लेंगे आप, 9 से इसको डिवाइड करेंगे और 1/9%, 11 सहित 1/9% आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि आपको ये कैसे सोल्व करना है। अगर % वृद्धि पूछा जाता है तो यहाँ आपको माइनस करना है, % कमी पूछा जाए तो आपको यहाँ पर प्लस करना है। बहुत इजी सवाल है। सन्नी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उत्तीर्ण होने के लिए उसको 36% अंक उसको चाहिए थे, लेकिन हुआ क्या, उसने 24 अंक प्राप्त किए। प्राप्त कितने हुए,
24%। तो क्या हुआ, 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी वो फेल हो गया। कितने अंक से? 9 अंकों से। तो पूछा क्या गया है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए, मतलब टोटल आपका कितने मार्क्स का पेपर था ये आपको बताना है। 36% उसको चाहिए थे, मिले 24%। मतलब अगर उसको 12% और मिल जाते, 24% उसको मिले हैं, अगर 12% और मिल जाता तो उसको 30% मिल जाता, 36% मिल जाता और वो पास हो जाता। परसेंटेज में अगर मैं बात करूं तो वो 12% से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। यही चीज़ आपको समझना है, बस इतना समझ में आ गया, मतलब आपका सवाल सॉल्व हो गया। क्या कहा कि वो 36% से उत्तीर्ण हो जाता और 24% उसको प्राप्त हुए, और अंकों में उसने कहा कि वो 9 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो वो 12% से फेल हुआ है, और अंक की अगर मैं बात करूं तो वो 9 अंकों से फेल हुआ है। मतलब इसका सीधा हुआ कि ये जो 12% है वो 9 के बराबर है। पूछा गया कि पास होने के लिए कितना चाहिए, तो पास होने के लिए चाहिए 100%, नहीं सॉरी, पास होने के लिए तो 36% है, उससे पूछा गया कि पूर्णांक कितने का है, टोटल कितने अंक का पेपर था, तो 100% कितना होगा। इसको सोल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, 9 के अपॉन में जाता है 12, और जो पूछा गया है वो मल्टीप्लाई में चला जाता है। बस हो गया सोल्व। यानी 75 मार्क्स का उसका क्या था, पेपर था। तो आपको बस ये रिलेशन निकालना आना चाहिए, ये 12% कितने के बराबर है, बस इतना सा अगर निकालना आ गया तो 100% किसके बराबर है निकालना बहुत आसान होता है। क्योंकि जब भी पूर्णांक की अपन बात करते हैं, इस टाइप का जब भी सवाल आता है तो पूर्णांक की जब भी अपन बात करते हैं वो आपका क्या होता है, 100% होता है। पूर्णांक हमेशा, टोटल अमाउंट हमेशा क्या होता है, 100% ही होता है। तो पूर्णांक पूछा गया है 12%, जब 9 के बराबर तो 100% कितने के बराबर, आसानी से आप सोल्व कर लेंगे। तो ये बहुत सिंपल तरीके से ये सवाल सोल्व हो गया। यहाँ पर आपको अलग से कुछ भी याद रखने का ज़रूरत नहीं है। देखिए अगला सवाल, देखिए क्या है। एक परीक्षा में एक छात्र ने, ध्यान से देखेंगे, बहुत ही सिंपल सवाल है, बस आपको समझना पड़ेगा कि वो क्या कह रहा है। 30% अंक लिए, कितने परसेंट अंक मिले उसको, 30%। अब आगे कंडीशन क्या है उसको देखना, 45 अंक से वो अनुत्तीर्ण हो गया, तो वो 45 अंक से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। चलिए फिर अगली कंडीशन में ये कहा गया कि दूसरा जो है वो 42 अंक लेता है, लेकिन उसको 45 अंक अधिक मिलता है। जो पासिक मार्क्स हैं उससे उसको 45 अंक जो है वो अधिक मिलता है। एक 30% लेता है तो उसको 45 अंक कम मिलता है पास होने से, मतलब 45 अंक और मिलता तो वो पास हो जाता। और एक को 42 मिलता है तो वो इस अंक से ज़्यादा लेके आता है, पासिक मार्क्स से 45 अंक ज़्यादा लेके आता है। अब अगर मैं यहाँ इन दोनों का डिफरेंस देखूँ, एक रिलेशन में निकाल लेता हूँ परसेंटेज का अंक के साथ, तो वो यहाँ से निकल जाएगा। इन दोनों का अगर डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो 12% आ रहा है, परसेंटेज में डिफरेंस कितना, 12। और इनके अंकों का डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो कितना आ रहा है, 90, क्योंकि इसको 40% कम मिल रहा है, इसको 40% अधिक, तो 40 + 40 कितना हो गया, 90%। मतलब यहाँ से एक रिलेशन निकला कि 12% जो है वो 90 अंक के बराबर हो गया। अब यहाँ पर दो चीज़ें पूछी गई हैं। एक इसमें पूछा गया है कि उसको पास होने के लिए कितने अंक की ज़रूरत थी, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, तो पहले ये निकाल लेते हैं। तो पास होने के लिए अंक निकालने के लिए मुझे ये पता करना होगा कि पास होने के लिए परसेंटेज कितने चाहिए। 30% लाता है तो 45 अंक कम मिलता है, तो मैं एक काम करता हूँ कि 45 कितना परसेंट के इक्वल है वो निकाल लेता हूँ। तो 12% 90 अंक के बराबर है, तो सीधी सी बात है कि जो 6% है वो 45 अंक के बराबर होगा, क्योंकि इसको भी आधा किया तो ये भी आधा हो गया। तो 6% जो है 45 अंक के बराबर है। अब ये 45 अंक से फेल हुआ था, मतलब परसेंटेज में अगर मैं बात करूं तो ये 6% से फेल हुआ। 30% तो इसको मिला था और 6% से ये फेल हो गया, मतलब 6% और इसको मिलता तो ये पास हो जाता। मतलब पासिंग मार्क्स कितना हो गया, 36%। बहुत आसानी से निकल गया। अब पासिंग मार्क्स 36% निकल गया है, तो मैं कोई सा भी एक रिलेशन लेके इसके अंक निकाल लेता हूँ। मैं ये रिलेशन ले लेता हूँ कि जब 6% जो है वो 45 के इक्वल है, तो जो 36% है वो कितना इक्वल, किसके इक्वल होगा। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, 45/6 × 36, इसको डिवाइड कर ले।
270 अंक। तो ये तो पास होने के लिए उसको इतने अंक का ज़रूरत था। अब पूर्णांक कितने का था, दूसरा क्वेश्चन इसमें ये कहा गया। तो पूर्णांक हमेशा 100% होता है। तो बस इसी से आपको करें कि जब आपका 6% जो है वो 45 के इक्वल है तो 100% किसके इक्वल होगा, ये 6% है और ये 100%। सोल्व करेंगे 45/6 × 100, ये भी सिंपल है बहुत, डिवाइड कर लें इनको। $750। तो पूर्णांक जो है वो 750 का हो गया और पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे, 270 अंक चाहिए थे। तो इसको निकालने के लिए अपन ने क्या करा, फिर से एक बार और देखेंगे। सबसे पहले अपन ने एक कंडीशन नोट किया जो उसने दिया था कि एक विद्यार्थी 30% अंक लाता है तो उसको 45 अंक से वो फेल हो जाता है, और दूसरा जो है वो 45% लाता है तो 45 अंक उसको अधिक मिलता है एग्ज़ाम में। तो इन दोनों का डिफरेंस निकला 12% और उन दोनों के अंक का डिफरेंस निकला 90 अंक। तो सीधा समझ में आया कि 12% जो है वो 90 अंक के बराबर है, जो मैंने यहाँ लिख दिया। तो मैंने ये देखा कि जो फेल होने का परसेंटेज मुझे निकालना कि 45 अंक अगर मुझे पता चल जाए कि ये अंक जो है वो कितने परसेंट के बराबर है, तो मुझे पता चल जाएगा कि वो कितने परसेंट से पास होने वाला था, क्योंकि वो 45 अंक से फेल हुआ था। तो मैंने यहाँ पर 90 को 12 के इक्वल लिखा, तो यहाँ 45 जो है 6 के इक्वल हो गया। मतलब मुझे पता चल गया कि 45 जो है 6% के इक्वल है। तो मैंने ये 6% इसमें प्लस कर दिया, क्योंकि वो 45 अंक से फेल हुआ था। तो जितने अंक से फेल हुआ था उनका परसेंटेज इसमें मैं प्लस कर दूँ तो 36 हो जाएगा। मतलब पास होने के लिए इसको 36% का ज़रूरत है, और पूर्णांक जो है वो 100% का होता है। अब इन दोनों रिलेशन में से कोई भी यूज़ करके आप आंसर को सोल्व कर सकते हो कि यदि 6 जो है वो 45 के इक्वल है तो आपका 36 किसके इक्वल होगा, तो 36 से इक्वल होगा 270 के। फिर पूर्णांक निकालने के लिए वही किया मैंने कि 6% जब आपका 45 के इक्वल है तो 100% किसके इक्वल होगा, तो 750 के इक्वल है। तो इस तरीके से आप इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं। अब इतना टाइम आपके पास एग्जाम में नहीं होता है, तो आपको सवाल को पढ़ते से ही सवाल समझ में आना चाहिए। ये सब करने का ज़रूरत नहीं होता, यहीं पे सीधा डिफरेंस देखा जाता है। 30 और 42 का डिफरेंस 12 और 45 और 45 यानी 90। इसको आप सीधा पढ़ें कि 645, 6 इज इक्वल टू 45। तो यहाँ पर आपका ये सीधा 36 हो जाएगा। तो 36 जो है, अगर आपको समझ में आता है 6 जो है 45 के इक्वल है, 36 से किसका इक्वल है, तो यहाँ सब कटने वाला है। आपको पता है कि ये सब कटने वाला है, आप यहीं इसको पढ़ें 6 और 6 का मल्टीप्लाई सीधा क्या में करें, 45 में करें, तो आपका सीधा आंसर आने वाला है 270। तो ये सब आपको कैलकुलेशन, जब तक आपको ये लॉन्ग मेथड समझ में आ जाता है तो आप इसको जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट इसका कैलकुलेट करके इसको सोल्व करने का कोशिश करें। जितना फास्ट आप कैलकुलेट करेंगे उतना ही जल्दी आपका ये सवाल होने वाला है, क्योंकि मैथड इसका यही है। कोई शॉर्ट फॉर्मूला लगा के आप इसको सोल्व नहीं कर सकते हो, बस आपको ये रिलेशन समझ में आना चाहिए। तो एक बार सवाल पढ़ के सवाल समझ में आना चाहिए और क्या रिलेशन है, कितना अंक कितने परसेंट के इक्वल है, वो करना भी आपको आना चाहिए। तो फिर आपको सिर्फ ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कुछ भी लिखने का ज़रूरत नहीं है, और आपको जितना फास्ट इसको करने की कोशिश करोगे उतना फास्ट ये हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अब ये वही जो मैंने यहाँ आपको अभी आगे ट्रिक समझाया था उस टाइप की ट्रिक से हो जाएगा। एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है। अब इसमें 5% वार्षिक दर से क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो यहाँ दो कंडीशन है। पहला पूछा गया है कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, और एक और कंडीशन पूछी गई है कि 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी। ये दो चीज़ें आपसे यहाँ पर पूछी गई है। तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे उसको देखें। आप लोगों ने सिंपल एंट्रेंस और कंपाउंड एंट्रेंस के सवाल अगर नहीं किए हैं तो मैं वो भी आपको पढ़ाने वाला हूँ। उनसे आपको इस सवाल को, इस टाइप के सवाल को सोल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है ना। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल की अगर मैं बात करूँ तो उसी की बात कर रहा हूँ, उससे इसको सोल्व करेंगे तो बहुत आसान है। देखो कैसे, उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आपका क्या होता है, ये जो अमाउंट होता है टोटल, ये टोटल अमाउंट अपन इस तरीके से लिख लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं 1। अब चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वृद्धि हो रही है तो यहाँ पर मैं प्लस करूँगा, और जो वृद्धि दर है वो यहाँ आती है
100 की पावर यहाँ आता है टी, यानी टाइम, कितने समय के लिए बात की गई। बस इसमें अगर मैं वैल्यू रखूँगा तो आपका आंसर सीधा आ जाना है। मतलब इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 176,400 इंटू, अब देखो यहाँ पर 5% की वृद्धि हो रही है तो यहाँ 5 लिखूँगा, यहाँ 100 लिखूँगा तो ये 1/20। आपको ये डायरेक्ट करना आना चाहिए। अभी मैं पूरा लिख देता हूँ। अब मैं आपको ये टी का वैल्यू 2 है, 2 वर्ष बाद पूछा है तो मैंने 2 लिख दिया। इसको आपको सोल्व करना डायरेक्ट आना चाहिए। 5/100 अगर आता है तो आप सीधा इसको 1/20 पढ़ें, इस पूरे को सीधा 21/20 पढ़ें तो आपका आंसर बहुत जल्दी आने वाला है। कैलकुलेशन में ही सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। तो ये 21/20 हो गया, सीधा याद रखें कितना हो गया 21/20। देखो 20 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसमें 1 प्लस करेंगे तो 21/20, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देता हूँ। अब यहाँ इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये 2 0 कट गए, 2 और 2 कितना होता है ये 4, तो 4 से सीधा इसको डिवाइड कर लें। तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 4 1, और यहाँ पर 21 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का तो भी 4 4 1, मतलब यहाँ आ गया 4 4 1 इंटू 4 4 1। इन दोनों का आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा। या तो आप इसका सीधा स्क्वायर निकालना आपको आना चाहिए, या फिर ये 3 डिजिट वाले मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है वो सीख लें। 4 4 1 इंटू 4 4 1, 3 डिजिट का 3 डिजिट में मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, या फिर आप सीधा स्क्वायर निकाल सकते हैं 4 4 1 का। नहीं तो देखो हर जगह स्क्वायर जैसा डिजिट नहीं आएगा, तो आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। ये बहुत सरल होता है। 3 डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सबसे पहली स्टेप होती है 1 का 1 में मल्टीप्लाई करना। चलिए मैं आपको ये सिखाई देता हूँ यहाँ पर। ये तो आपका आंसर आ गया, सवाल तो आपको पूरा समझ में आ गया। यहाँ पे क्या करना था, 2 वर्ष के बाद निकालना था, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ये चक्रवर्ती ब्याज का ही फॉर्मूला है ना। यहाँ पर अपन मूलधन लिखते हैं, फिर 1 प्लस दर और 100, और यहाँ पर आता है समय। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो ये फॉर्मूले से बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि 2 जगह काम आने वाला है। चक्रवर्ती ब्याज में भी अपन इस फॉर्मूले को यूज़ करने वाले। तो देखो अपन ने यहाँ अमाउंट लिखा, ये 1 प्लस कितने की वृद्धि करी है इसने 5% की, तो यहाँ 5 लिखेंगे या 100 लिखेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो 21/20 आने वाला है। ये इसको सीधा सोल्व करना आना चाहिए आपको। ये लिखा मैंने यहाँ पर 5 और यहाँ 100, 5 1 जा 5 और ये 20 का 1 में मल्टीप्लाई करूँगा 21 प्लस 21/20, तो ये 21/20 स्क्वायर है तो 2 बार लिख दें। बस ये काटना आना चाहिए। मैंने बहुत सिंपल वे में इसको काट दिया है। तो यहाँ पर भी 4 4 बना गया, यहाँ पर भी 4 4। अब मैं 3 डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, 4 स्टेप में करना होता है, वो सिखा देता हूँ। सबसे पहले ये इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 1, पूरा मल्टीप्लाई करना सीख लें। फिर अपन 2 वर्ष के पूर्व क्या जनसंख्या हो गई है वो भी निकालेंगे। तो यहाँ पर आ गया 1। अब ये पहली स्टेप हो गई, ये फर्स्ट स्टेप। दूसरी स्टेप में क्या करना होता है, ये 2 डिजिट देखने हैं आपको। ये दोनों पास पास वाले और दोनों दूर दूर वाले का मल्टीप्लाई करना है और इनको प्लस कर लेना। 4 का 4 में करेंगे तो कितना आएगा 4, फिर 4 का 1 में करेंगे तो कितना आएगा 4, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 8। तो दूसरा वाला डिजिट हो गया 8। फिर तीसरी स्टेप आपकी होती है इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है, तीनों डिजिट का मल्टीप्लाई करना है और उन सबको क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। 4 का 1 में करेंगे तो कितना आएगा 4, 4 का 4 में करेंगे तो 16, फिर 4 का 1 में करेंगे तो 4, कितना आया 24। तो एक ही डिजिट लिखना है, क्या लिखेंगे 4, 2 तो आपका बच गया। अगले स्टेप में यूज़ होगा, 4th वाले स्टेप को देखें, यहाँ होगा 4 4 1 इंटू 4 4 1। अब क्या करना है, ये लास्ट वाले 2 डिजिट, यहाँ देखो इधर वाले 2 डिजिट देखे थे अपन ने, अब इधर वाले 2 डिजिट देखने हैं। इकाई का छोड़ देना दोनों जगह, वही करना है वापस, पास पास वाली का मल्टीप्लाई और दूर दूर वाली का मल्टीप्लाई करना, और इनको भी आपको क्या कर लेना, प्लस कर लेना। तो ये 4 का 4 में करेंगे तो 16, 4 का 4 में करेंगे तो 16, 16 और 16 32 और 2 34, तो 4 कितना बचा 3। अब लास्ट वाला डिजिट इसका इसमें कर लें। 5th वाली स्टेप में क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 16 और 3 19। अब सब लिख लें, पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे। 1, फिर आया 8, फिर आया आपका 4, फिर आया आपका 4 और फिर 19, 194481, ये आपका आंसर आ गया। तो आपको ये इस टाइप से मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, और इतनी सारी स्टेप है, फटाफट यहीं पे आपको मल्टीप्लाई करना सीखना है। पहले आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, फिर एक साथ करेंगे, तो आपको मल्टीप्लाई करना भी आ जाएगा इस तरह। अब 2 साल पूर्व का पूछा जाए तो आपको क्या करना है, जब 2 साल बाद
10% हर साल वृद्धि हो रही है और 2 साल बाद कितना हो जाएगा। देखो दोनों का मैं फिर से यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ। बाद का जब पूछा जाता है तो मल्टीप्लाई करना है और 1 प्लस जितने दर से वृद्धि हो रही है वो अपॉन में 100 और यहाँ पर आपका कितने साल के लिए हुआ है वो आ जाएगा। जब आपसे पहले का पूछ लिया जाए तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए कुछ नहीं करना है, जो प्लस है इसको आपको डिवाइड कर देना है। इसको डिवाइड करना है तो 1 यहाँ सेम रहेगा, यहाँ कोई चेंज नहीं होने वाला क्योंकि हर साल 10% का क्या हो रहा था, यहाँ वृद्धि हो रही थी तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, कमी हो रही है तो आप डिवाइड कर देंगे। अब इसको सोल्व करना है तो यहाँ क्या होगा, अब यहाँ अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ जो आपका आया था, देखिए अभी यहाँ डिवाइड ही रहने देता हूँ, तो यहाँ आपका वही 5 और यहाँ आपका 2, तो ये तो वही आपका 21/20, ठीक है। इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। तो अब मैं क्या करूँगा, सीधा इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये उल्टा हो जाएगा 20/21 इंटू 20/21। बस अब इसको सोल्व कर ले तो ये 441 होता है और 441 से ये आपका 4 बार डिवाइड हो जाएगा, ये 400 और ये 400, ठीक है। तो आपका कितना आ गया 4 8 16 1 2 3 4। कैलकुलेशन को आपको थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा। तो आपका ये आ गया 1,60,000। इतना 2 साल पहले जनसंख्या थी और 2 साल बाद कितनी थी वो अपन ने यहाँ से निकाली थी, दोनों आपको आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत सिंपल है। जब भी आपसे 2 साल बाद का पूछा जाए, हर साल जितना भी % का वृद्धि करने के लिए कहा जाए, और 2 साल बाद पूछा जाए, 3 साल बाद पूछा जाए, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ब्रैकेट में 1 + r/100 इसका स्क्वायर, यहाँ पर n है तो n मतलब यहाँ पर क्या है, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए तो 2 लिखें, 3 साल के लिए तो 3 लिख दें। r जितना % का हर साल वृद्धि हो रहा है वो आपको यहाँ पर लिखना है। अगर 2 साल बाद का पूछा जाए, जितने भी साल बाद का पूछा जाए तो मल्टीप्लाई करना है, पहले का पूछा जाए तो डिवाइड करना है बस, और फिर आपको कैलकुलेशन कर लेना है। अब आपको पूरा क्लियरली ये सवाल समझ में आ गया होगा। एक सवाल देखेंगे आप, ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है। देखें आपकी स्क्रीन पर, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, जो एक उम्मीदवार है उसको 41% मिलता है, जितना भी वोट है टोटल का 41% जो है ए को मिलता है, और टोटल जो होता है हमेशा अपन टोटल को 100% मान लेते हैं। 100% में से 41% इसको मिल गया है। 2 उम्मीदवार थे तो सीधी सी बात है कि दूसरा जो है उसको 59% मिला होगा। और आगे इसने ये कहा है कि ये जो हारने वाला है 41% जिसको मिला है वो हारने वाला उम्मीदवार है और ये 5,580 वोट से हार जाता है, तो इसको 59% मिला है। इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं देखूँ तो 18% आता है, इसको 18% ज़्यादा मिला है, मतलब सीधी बात है कि ये 18% से हार गया है। और हारने वाले वोटों की संख्या कितनी है 55,880, मतलब 18% जो है ये 5,580 के बराबर हो गया। परसेंट में बात करें तो ये 18% से हारा है, और अगर वोट की बात करें तो वोट भी दे रखा है, 5,580 वोटों से वो हारा, ऐसा उसने कहा है, तो 18% इसके बराबर है। अब पूछा गया कि कुल मतों की संख्या कितनी है, मतलब सीधी सी बात है कि आपका जो 100% है वो किसके बराबर होगा। तो इसको सोल्व करना बहुत ही आसान है। 5580 अपॉन में आ जाएगा 18, पूछा गया 100 के बारे में तो ये इधर आ जाएगा। 18 से इसको डिवाइड कर लें, 31, तो ये आ रहा है 31000, 31,000, 31,000 टोटल वोट थे देने वाले थे। तो ये तो बहुत सिंपल है, ये वाली थ्योरी ज़माना आना चाहिए, सवाल सारे सोल्व हो जाएंगे। अगला सवाल देखेंगे। अगला, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का, जितने टोटल वैध मत हैं उनमें से 55% इसने क्या करे हैं, वैध मत प्राप्त किए हैं, मतलब जो लीगली हैं, जो मान्य हैं, वो कितने हैं 55% है। और 20% जो है उनको तो क्या कर दिया है, अवैध घोषित कर दिया, मतलब जो कुल थे उसमें से 20% जो है वो क्या है, अवैध है। और यदि कुल मत जो है, अगर टोटल की बात करें, टोटल मत की अगर बात करें तो 7500, 7,500 कुल मत है। मतलब यहाँ आपको, और ये पूछा गया कि जो दूसरा उम्मीदवार है उसने कुल कितने मत प्राप्त किए। बहुत ही सिंपल है, क्या करोगे आप इस टाइप के सवाल को सोल्व करने के लिए। ये टोटल है, टोटल को अपन क्या मानते हैं 100%, तो 100% जब 7,500 के बराबर है तो अवैध मत की संख्या पहले इसमें से माइनस कर दें अपन, तो 20% अवैध है, तो ये 20% कितने के बराबर हो जाएगा। इसको सोल्व करने के लिए अपन हर बार वही करते हैं, 7500 अपॉन में 100 जो पूछा जाएगा वो मल्टीप्लाई में, ये सोल्व हो गया 1500, मतलब 1500 मत जो थे वो अवैध थे।
इसमें से मैं 1500 माइनस करूँ तो 6000 मिलते हैं। 6000 में से 55% इसको मिल गए, 55% तो इसको मिल गए। तो जो दूसरा वाला था उसको कितने मिले, उसको मिले 45%। कितने मिले, 45%। तो बस आपको सीधा समझ में आ गया है कि जब ये 20% जो है 1500 के बराबर है तो 45% कितने के बराबर, आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर जो 6000 है इसका 45% निकाल लो, क्योंकि इसमें 55% तो इसके हैं और 45% जो है वो दूसरे वाले के हैं। तो इसका आप 45% निकालो सीधा, 6000 का क्या करो 45% निकालो, क्योंकि अपने को इसी का पूछा गया कि दूसरे वाले को कितने मत मिले हैं। तो परसेंटेज में अगर बात करें तो 45%। 6000 में से वैध मत मिले थे इसको 55%, तो वैध मतों की संख्या कितनी है 6000, तो 6000 में से इसको 55% मिले, परसेंट में तो बता रखा है, तो पहले वाले का 55% तो इसका 45% हो जाएगा। तो बस इसको सोल्व कर लें। मत उसको मिले हैं। किस तरीके से करा एक बार वो फिर से समझ लें। सबसे पहले क्या कहा गया, उसने कहा कि दो जो है उम्मीदवार हैं, एक को 55% वैध मत मिलते हैं। उसके बाद उसने कहा कि जो 20% जो है वो तो अवैध घोषित कर दिए गए हैं और टोटल जो मत है वो 7500 है। तो 7500 में से 20% तो अवैध है। तो अपन ने कहा कि ये जब 100% के बराबर है तो 20% किसके बराबर है, 1500 के बराबर है। तो वो अवैध मत मैंने इसमें से क्या कर दिए, माइनस कर दिए। तो टोटल जो वैध मत है वो कितने आ गए, 6000। 6000 में से 55% पहले वाले को मिले थे, तो दूसरे वाले को कितने मिले ये पूछा गया था। तो परसेंटेज जो होता है वो टोटल 100 होता है। 100 में से 55 इसको मिल गए हैं, तो दूसरे वाले को कितने मिलेंगे, 45%। तो 45% इसका निकाल दिया। तो 6000 का 45% कैसे निकलेगा, 6000 का 45% निकालना आता है अपने को, सीख लिया अपन ने। तो ये हो गया आपका 2700 वैध मत उसको मिले हैं दूसरे उम्मीदवार को। देखिए अगला सवाल देखेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसको ध्यान से देखना नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इसमें मतदाता सूची से 10% मतदाताओं ने अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया। मतलब टोटल अगर अपन बात करें तो 100 मान लेते हैं, परसेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे मान लिया अपन ने कि 100 मतदाता थे, जिसमें से 10 ने अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया, मतलब उनने वोट नहीं डाला है, तो 90 ने वोट डाला है। ठीक है, फिर आगे ये कहता है कि कुल डाले गए मत से 10% अवैध घोषित कर दिए। अब 90 जो वोट डाला है 90 का, इनका 10% तो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो 90 का 10% आपको निकालना आता है, मैंने कल निकालना सिखाया था। 90 का 10% मतलब 9 और 1 का सीधा मल्टीप्लाई कर ले तो 9 आ जाएगा। तो 9 क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए। 90 में से 9 रिजेक्ट हो गए तो बचे कितने, 81। अब ये 81 जो परसेंट में बात कर रहे हैं, ये 81 जो है इतने वोट जो है वो डले हैं। अब इसके आगे उसने ये कहा है कि कुल वैध मतों के 54% जो है एक उम्मीदवार को मिलता है। एक उम्मीदवार को कितना मिलता है, 54% मिलता है। ठीक है, और वो 1620 मतों से जीतता है। बस ये 1600 मत जो आपको दिए हैं, 1620 मत, ये कितना परसेंट के बराबर है। अगर ये आपने निकाल दिया तो जो भी पूछा जाएगा वो आप निकाल सकते हो। क्या पूछा गया कि मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे, जो अपन ने जिनको 100 माना है ना वो कितने थे। तो टोटल को तो अपन वैसे भी 100% मानते हैं, तो टोटल मतदाता 100% ही होते हैं, तो अपन निकाल लेंगे 100%। तो उससे पहले मुझे ये निकालना है कि 1620 जो मत हैं ये कितना परसेंट के बराबर है। तो बात को समझना, सवाल में जो कहा जाता है उसको समझ लिया तो आंसर आ गया, समझो। उसने कहा कि एक उम्मीदवार को 54% मिलता है। टोटल 81 मतदाताओं ने क्या करा है, मतदान दिया है, 81 लोगों ने वोट डाला है, उसमें से 54% इसको वोट दे देते हैं, तो ये 1620 मतों से जीत जाता है, ऐसा इसने कहा है। तो इसको 54% मिला है, इसका सीधा मतलब है कि दूसरे वाले को कितना मिला होगा, 46% मिला होगा, इतना ही मिला होगा। इन दोनों के परसेंटेज का जो अंतर है वो कितना आ रहा है, वो कितना आ रहा है, 8%। यही अंतर आ रहा है, इन दोनों का कितना आ रहा है, 8%। तो 8% जो है वो किसके बराबर हो गया, 1620 के। लेकिन अपन ने यहाँ पर क्या माना था, 81 माना था, इनको 81 माना था। तो जो टोटल थे वो कितने आ रहे हैं, अपने टोटल जो वोट देने वाले लोग हैं, जो अपन ने 100 माना था उसके हिसाब से जो निकाला वो कितने आ रहे हैं, 81 आ रहे हैं। तो 81 का जो 8% है वो किसके बराबर हो गया, 1620 के बराबर हो गया। यही चीज़ को समझना है कि मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ।
क्या कहा मैंने, टोटल 100 मतदाता थे, 10 ने वोट नहीं दिया, 90 रह गए, 90 के 10% रिजेक्ट हो गए, यानी नो और रिजेक्ट हो गए, तो बचे कितने, 81। टोटल इतने हैं। इतने में से अगर मैं बात करूं तो 54% वोट जिसको मिला है वो 1620 मतों से जीतता है। मतलब इन दोनों के मतों में जो डिफरेंस आया है वो कितना आया, 1620, इसको ज़्यादा मिले हैं। इससे परसेंटेज में डिफरेंस कितना है, 8%। मतलब जो 81 का जो 8% आ रहा है, जो 8% आ रहा है वो जो है किसके बराबर आ गया, 1620 के बराबर आ गया। तो 100% जो आपका टोटल पूछा गया है वो किसके बराबर आने वाला है, बस यही आपको निकालना है। तो कितना भी बड़ा सवाल है वो सोल्व हो जाएगा आपको जब ये रिलेशन निकालना आ जाएगा। तो रिलेशन निकालते इसके अपोन में ये जाता है, ये मल्टीप्लाई में जाता है, तो ये जब अपोन में जाएगा तो देखो पूरा पलट जाएगा, 100 अपोन में है, ये ऊपर चला जाएगा और ये 81 × 8 अपोन में चला जाएगा और मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा। बस आप इसको सोल्व कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, ये 2 बार में इसको डिवाइड कर देगा 20, ठीक है। इसको डिवाइड कर लें 2 से 4, 10, 2, 5, 50, 25,000। कितना आंसर आया, 25,000। तो ये आपका आंसर आ गया। इस टाइप के और भी सवाल मैं आप लोगों को कल सोल्व करवाने वाला हूँ। इस सवाल में आपको अगर ये नहीं समझ में आया है कि 81 का ये 8% जो है ये 1620 के बराबर क्यों हुआ है, तो उसको फिर से मैं एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ। अपना जो टोटल था, जो अपन ने माना था 100, अगर अपन टोटल मतदाता जो है 100 मानते हैं उसके हिसाब से निकालते हैं, तो जो 81 है ये अपने कुल वैध मत है। रिजेक्ट हो गए वो भी अपन ने निकाल दिया, जिसने मत नहीं दिया वो भी इसमें से निकाल दिया। तो टोटल 81 लोग जो है वो वोट देने जा रहे हैं। अब यहाँ ये कहा गया है परसेंटेज में अगर बात करें तो 8% से वो जीतता है। कौन वाला, ये वाला 8% से जीतता है। और मत की बात करें तो 1620 मतों से वो जीतता है। तो 81 का 8% जो है, अगर आप सिर्फ इस मत की बात नहीं करें तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो 81 का जो 8% जितना भी होने वाला है उससे ये जीता है, उतने मतों से ये क्या हुआ है, जीता है, क्योंकि 8% इसको ज़्यादा मिला है। 81 का 8% ज़्यादा मिला है ना, टोटल अपना क्या था 81 और इसको 8% ज़्यादा मिला है, तो 81 के 8% वोटों से ये जीता है। ये अपने को समझ में आता है 81 के 8% से। तो यहाँ पर देखो 81 का अपन ने 8% निकाला, इतने से वो जीता है और जीते हुए मतों की संख्या वो बता भी रहा है कि 1620 मतों से जीता, इसलिए अपन ने इसको इसके बराबर रख दिया। समझ गए बात में, ये रियल में था और ये अपन ने जो माना था ये उससे निकला था। समझ गए अब। तो ये दोनों आपस में जब बराबर है तो टोटल सूची जो होती है वो 100% की होती है, तो 100% किसके बराबर होगा वो भी अपन ने निकाल लिया। तो अपना आंसर आ गया 25,000। तो इस तरीके से परसेंटेज के ये यहाँ तक सवाल हुए। और भी आगे टफ सवाल आने वाले जिनको अपन फटाफट किस तरीके से करेंगे उसको अपने को सीखना है। आपको कैलकुलेशन फास्ट बनाना है और जो छोटी छोटी चीज़ें, जो फॉर्मूले मैंने आपको आज सिखाया है वो आपको याद रखते हुए चलना है, उनका ज़रूरत अपने को लगने वाला है। अलग से कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये सब आगे यूज़ होने वाले हैं, तो ये याद हो जाएंगे, रटने का ज़रूरत नहीं है, इनको समझना है कि ये कहाँ से आए। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में।